स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर आप चाहे भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से है और क्या है कि विली विली एक है। तो विली विली क्या है? ये जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये कहाँ होता है? तो ये उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये गर्मी के मौसम में होता है और इसके चक्रवात के बाद भारी वर्षा होती है। तो ये पूछा गया प्रश्न था प्रीवियस ईयर में, रेलवे में। इस प्रश्न को आपने याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि टाइफून की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो देखिए जो साउथ चाइना सी है या चाइना सी आप बोल सकते हैं, वहाँ पे टाइफून की उत्पत्ति होती है। एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि टाइफून किन किन राज्यों को या किन किन देशों को प्रभावित करता है। तो आपने याद रखना है साउथ चाइना सी से सटे हुए देश जैसे कि चीन, हांगकांग, मकाऊ, जापान, कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये जितने भी देश हैं साउथ चाइना सी से लगते हैं, इन सबको ही टाइफून जो है प्रभावित करता है। तारे का रंग क्या इंगित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है और कई एग्जाम में रिपीटेड है, चाहे आप एसएससी बोलिए, रेलवे बोलिए या फिर कई स्टेट एग्जाम में भी ये प्रश्न देखा गया है। तो देखिए तारे का रंग जो है, इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि इसका प्रकाश को इंगित करता है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि तारे का रंग जो है उसके तापमान को इंगित करता है। और जैसे कोई अगर पूछेगा कि कोई अगर ठंडा तारा है तो उसका रंग क्या होगा? जितना ज़्यादा ठंडा तारा रहेगा कि उसका रंग होगा लाल, और जितना ज़्यादा गर्म जो तारा होगा, जितना ज़्यादा गर्म, उसका रंग हो जाएगा सफ़ेद या फिर पीला टाइप का। और जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सट्रीम हॉट जिसको बोलते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो ब्लू देखने को कम मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको सफ़ेद या फिर पीले टाइप का देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि तारे का रंग जो है उसके उम्र को भी बताता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि तारे के रंग से उसके उम्र का भी ज्ञान हो पाता है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैना लोआ जो ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप में है और कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है, हवाई द्वीप पे। तो जो है सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी यही है और सबसे बड़ा वॉल्यूम भी है इसका और सबसे बड़ा वेट भी है इसका, यानी आकार में सबसे बड़ा है, साथ ही साथ वजन में भी। कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए उष्ण है, गर्म है, महासागरीय धारा कौन सा है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये जो है एक उष्ण महासागरीय धारा है और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट भी बोला जाता है क्योंकि इसे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये भी ज्योग्राफी से है कि पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य समुद्र का एक संकरा चैनल है। तो देखिए हमारे भारत का जो ये निचला हिस्सा है, साथ में यहाँ पे श्रीलंका है, तो भारत का तमिलनाडु वाला भाग जो है और श्रीलंका का जो जाफना एरिया है, तो इनके बीच जो है पाक जलडमरू मध्य स्थित है यहाँ पे। अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें देखिए ये ना पूछ के पूछा गया था कि जो पाक जलडमरू मध्य है वो किस राज्य के पास स्थित है, तो वहाँ पे आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखने हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच है और तमिलनाडु और जाफना के भी बीच है। तो ये दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे। होंसू द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो होंसू द्वीप है, नाम से थोड़ा पता चल रहा होगा, ये आपका जापान में स्थित है। और ये प्रश्न क्यों पूछा गया है? क्योंकि होंसू द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है और ये मेन आइलैंड है जापान का। मतलब जापान बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड यानी द्वीपों से मिलकर बना है, तो जिसमें से होंसू द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है और ये वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत से सटा हुआ जो हिंद महासागर है उसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर और ये हिंद महासागर का है और ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है। तो ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि कौन सा है, तो मेडागास्कर है और ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है। अच्छा देखिए मैं यहाँ जो प्रश्न बता रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेड है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो आपने कोशिश करना है कि अभी मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो पूरे ध्यान से सुनना है और याद करके रख लेना है, और बाद में जब आप एग्जाम के टाइम एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्जाम तक अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए मैं प्रश्न और आंसर को 2 बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए पहले सुमेलित कौन है वो देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया सही में जकार्ता, मालदीव की राजधानी माले और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। लेकिन जो उत्तर कोरिया है उसकी राजधानी सियोल नहीं है, सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तो प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है प्योंगयांग जो है वो है उत्तर कोरिया की राजधानी। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा किसने गढ़ी है? तो देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है।
होता क्या है कि जब रिसेशन होता है यानी कि मुद्रास्फीति में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है और जो है इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगता है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगती है, तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, अगर आप देखिएगा कि बाहर का माहौल ख़राब हो रहा है, पैसों की कमी हो रही है, तो आप पैसे बचाना शुरू करने लगिएगा और खर्च जो है खर्च में कमी करने लगते हैं लोग। और उस कारण क्या होता है कि लोग खर्च में कमी करते हैं तो बाजार में जो मनी फ्लो होता है, पैसे का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है अर्थव्यवस्था और पूरी तरह से डूब जाती है। एक तो अर्थव्यवस्था पहले से चरमरा रही है, उसके बाद खर्च में कमी के कारण अर्थव्यवस्था और डूब जाती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था फिर से चरमराती है, लोग और भी खर्च में कमी करते हैं और ये चक्र जो है कुचक्र चलने लगता है और अर्थव्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो इसी को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोला जाता है, जिसमें लोग खर्चे में कमी होती है। और एक ब्रिटिश जो थे इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड किन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं दी थी, तो उसमें से एक अवधारणा ये भी थी जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा। अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। स्वतंत्र भारत में मुद्रा नोटों का दूसरा विमुद्रीकरण वित्त मंत्री के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो विमुद्रीकरण का मतलब आप जानते होंगे, अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा नोटबंदी हुई थी, तो इसी को विमुद्रीकरण का ही ये हिस्सा है। तो अभी हुआ था, इससे इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरा विमुद्रीकरण जो था वो किसके काल में हुआ था? एम.एच. पटेल के काल में हुआ था और उस समय वो कौन थे? वित्त मंत्री थे। और उस समय जो है पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी आपने याद रखना है कि मोरारजी देसाई जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, जबकि दूसरा विमुद्रीकरण हुआ था एच.एम.एन. पटेल के समय जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। मांग की शून्य कीमत लोच का अर्थ क्या है? तो देखिए ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, पूछ रहा है कि मांग की शून्य कीमत लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है कीमत जो भी बदलाव हो, मांग में कोई भी बदलाव नहीं होता है। समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट का दाम 10 रुपया है, अब क्या है कि इस प्रोडक्ट का दाम हम 8 रुपया कर दे रहे हैं। तो पहले 10 रुपया है तो भी 10 आदमी खरीदते थे, जब 8 रुपये दाम हो गया तो भी 10 आदमी कर रहे हैं। ना तो ऐसा हो रहा है कि 11 आदमी खरीद रहे हैं, ना तो ऐसा हो रहा है कि 9 आदमी खरीद रहे हैं। तो कीमत में जो भी बदलाव हो, मांग में कोई भी बदलाव नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन है? गैस का सिलेंडर जो है इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको तो सिलेंडर का जरूरत उतना ही बढ़ेगा जितना कि खाना बनाने के लिए। अगर दाम बढ़ा भी दिया जाए 10 रुपये तो भी आप सिलेंडर खरीदिएगा, और 10 रुपये दाम कम भी कर दिया जाए तो भी आपको सिलेंडर उतना ही खरीदना है। ऐसा नहीं है कि दाम कम कर दे सरकार, आज 500 रुपये बोल दे तो लोग ज़्यादा सिलेंडर खरीदने लगेंगे। तो ये इस टाइप का इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति से संबंधित है? तो सरकार की राजकोषीय नीति से कौन से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो जो आपका काराधन है, काराधन का मतलब क्या होता है? टैक्स जो है वो राजकोषीय नीति से संबंधित है। अब किस प्रकार से संबंधित है आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए क्या होता है कि अगर सरकार को जो है बाजार में पैसे कम करने होते हैं, मतलब मनी का फ्लो कम करना होता है, तो वो टैक्स की दरों को बढ़ा देती है। टैक्स की दरों को बढ़ने से क्या होता है कि लोग लोन कम लेते हैं, फिर से लोग खर्च भी कम करते हैं, जिस कारण बाजार में जो मनी का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। और वहीं अगर बाजार में सरकार को जो है टैक्स पैसे का फ्लो बढ़ाना हो, और पैसे का फ्लो से क्या होता है? महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि आप पूछिएगा कि पैसे के दर को कंट्रोल करके क्या होगा, तो महंगाई की जो दर है वो सरकार जो है समय समय पर कंट्रोल करती है। तो ये राजकोषीय नीति का हिस्सा है काराधन। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि रबी फसलों की कटाई किस मौसम में की जाती है? तो सबसे पहले समझते हैं कि रबी के मौसम की बुआई कब की जाती है। तो अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसलों की बुआई हो जाती है। तो जो भी आपसे पूछ ले तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अच्छा, रबी के फसलों के अंदर कौन कौन से फसल आते हैं ये भी पूछा जाता है। तो गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, ये जो फसल है आपके रबी के फसलों के अंदर आते हैं। इसका ट्रिक है कि रबी अक्टूबर में खाए गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। तो ये हो गया। तो इसकी कटाई कब होती है? तो इसकी कटाई जो है लगभग 6 महीने के बाद, यानी कि मार्च जून में जो है इसकी कटाई हो जाती है रबी के फसलों की। तो आपने याद रखना है, और इसे विंटर फसल भी कहते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान दरें कैसी होनी चाहिए? मुद्रास्फीति का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन पूछ ले, मुद्रास्फीति बोल ले, एक ही बात है। तो होता क्या है, इसमें महंगाई दर बहुत बढ़ जाती है, महंगाई। तो इस कारण क्या होता है कि बाजार में पैसे ज़्यादा है। महंगाई क्यों है? अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, इसलिए महंगाई है कीमत की दाम। अगर सबके पास मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, आपके दोस्त के पास 200 रुपया है, तो आप वो सामान जो है 150 रुपीज़ में कोई सामान आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो 200 है तो सामान का दाम बढ़ गया। तो सरकार क्या करती है कि जब महंगाई दर होती है तो जो है दरें यानी रेट जो है वो बढ़ा देती है, बढ़ी हुई होती है। टैक्स की दरें हो या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देती है, ब्याज की दरें। दरें का मतलब है ब्याज की दरें। तो जब ब्याज का दर बढ़ जाता है तो क्या होता है, लोग जो है लोन कम उठने लगते हैं, या फिर लोग किसी को कम उधार देते हैं, पैसे अपने पास रोक लेते हैं। पैसा रोकने से क्या होता है, बाजार में पैसों की कमी हो जाती है। और कमी होने के बाद क्या है, इनके पास जिनके पास 200 रुपया था, इनके पास पैसे की कमी हो जाएगी तो इनके पास भी 100 रुपया होगा। अब दुकानदार को वो सामान 100 रुपये में ही
बेचना पड़ेगा। तो महंगाई क्या हुई, 50 रुपये कम हो गई। तो इस तरह से जो है सरकार जो है महंगाई दर को कंट्रोल करती है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। अब अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो वाशिंगटन DC यानी कि USA में, जो USA की राजधानी है, वहाँ पे जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में होती है। और IMF में कितने सदस्य हैं, 190 सदस्य हैं इसमें। तो आपको दोनों ही याद रखना है। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि IMF की स्थापना कब होती है, तो दोनों को याद रखेंगे। और IMF के साथ जो है वर्ल्ड बैंक की जो है, विश्व बैंक की जो है, उसकी भी स्थापना 1945 में ही होती है IMF के साथ, यानी सेकेंड विश्व युद्ध के बाद ही इसकी स्थापना की जाती है। भारत में GST किस तारीख से लागू किया गया था। काफ़ी आसान प्रश्न है। 1 जुलाई 2017 से। और 1 जुलाई को जो है GST दिवस ही मनाया जाता है, तो 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। देखिए सारे ऑप्शन कितने कन्फ्यूजिंग हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि अमेंडमेंट कौन सा था, संशोधन था। 101वां संशोधन से लागू किया जाता है GST परिषद। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ याद रखना है कि जो वित्त मंत्री है वो GST परिषद का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे कई लोग गलत करके जो है RBI का गवर्नर कर देते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जो है GST परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इसकी भारत में 95+ शाखाएं हैं। और ये बैंक कहाँ का है, इस बैंक का हेड क्वार्टर जो है लंदन में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। ब्रिटेन का ये बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आपने कई जगह इसकी शाखाएं देखी होंगी, लगभग हर बड़े शहर में। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो देखिए जब भी न्यायालय के संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसमें शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के ही पास होती है। और यहाँ बात हाई कोर्ट की है, यानी उच्च न्यायालय की, तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति करता तो है, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री अगर बोलता है तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जा सकता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को जो है ये ना तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है ना ही मंत्रिपरिषद में, केवल राज्यसभा में जो है वहाँ पे उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसलिए यही कारण है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पारित किया जाता है। अब देखिए कौन संसद से संबंधित नहीं है। तो देखिए लोकसभा संसद से संबंधित है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है, लेकिन राज्य विधानमंडल के सदस्यों का संबंध संसद से नहीं है। तो देखिएगा कि आप MP बोला जाता है जो कि लोकसभा के सदस्य रहते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। लेकिन विधानमंडल के जो होते हैं उसे MLA वगैरह लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है संसद का पार्ट नहीं है, जबकि जो MP है वो संसद का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में केंद्र शक्ति प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। देखिए सबसे पहले आपने समझना है कि हमारी लोकसभा की टोटल क्षमता कितनी है, 552। 552 में जो 30 सदस्य रहेंगे वो रहेंगे, 530 सदस्य जो रहेंगे वो राज्यों से रहेंगे। और उसके बाद के जो 20 सदस्य हैं वो रहेंगे UT से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। और उसके बाद जो 2 सदस्य बनते हैं उन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से विभाजन है। अब क्या हो गया है कि अभी जो प्रेजेंटली जो हमारा लोकसभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। तो ये स्ट्रक्चर था, आपको पूरा रख समझना है। तो इसलिए कितने सीटें आरक्षित की गए हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, देखिए यहाँ 20, यानी कि ऑप्शन B आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हो सके तो इसे आप कहीं लिख लें, याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला देखिए बोल रहा है कि भारत के मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, हैं नहीं पूछ रहा है। तो थे टोटल 7, अभी वर्तमान कितने हैं, 6। तो सही जवाब तो यहाँ हो जाएगा 7। आपको यहाँ गलत नहीं करना है। मैंने देखा है मेरे ही कई स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर दिए हैं और उनका 1 नहीं बल्कि 1.33 मार्क्स कट गया, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आपको बचना है। अब क्या हुआ था कि भारत में तो टोटल जो थे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो है 44वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1978 में होता है। और उसके द्वारा 300A में जो है डाल दिया जाता है कि जो भारत का संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं होगा, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना। 44वां संशोधन पूछा जाता है, 1978 भी पूछा जाता है, 300A के अंदर है। तो ये सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए।
पूछ रहा है कि भारत संविधान के किस अध्याय में संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में संशोधन द्वारा शामिल किया गया, तो क्या शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य को। पहले मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में नहीं था। ऐसे अमेंडमेंट यानी संशोधन, कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में होता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य को जो है भारत के संविधान में शामिल किया जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पॉइंट आपने सारे के सारे याद रखना है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ पहुंच जाता है किस समिति की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये होता है। तो ये भी याद रखिएगा, यानी कुल 4 पॉइंट जो है इससे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकी जाए तो क्या होगा, तो साइंस का प्रश्न है, इन पिछले प्रीवियस में पूछा गया है रेलवे में। तो देखिए, यह पृथ्वी के जो 8 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देगा और ये पृथ्वी से बाहर नहीं जाएगा। यहीं अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से अगर फेंका जाता है तभी वो पृथ्वी के कक्षा के बाहर जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा। बिग बैंग थ्योरी का प्रथम प्रमाण किसने दिया था, तो देखिए एडविन हब्बल, आपने हब्बल दूरबीन का भी नाम सुना था जो कि नासा के द्वारा बनाया गया था और ये प्लूटो के चित्र भेजता है, प्लूटो के चित्र भेज लेने में सफल होता है। तो बिग बैंग थ्योरी जो सबसे पहले प्रमाण किया किसने दिया था, एडविन हब्बल ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जो हमारा सौर मंडल है या जो हमारी आकाशगंगा है वो चारों तरफ फैल रही है और बिग बैंग हुआ था, एक बड़ा विस्फोट होता है, उसके बाद जो है सारे के सारे चीज़ जो है एक्सपेंड कर रहे हैं यानी कि दूर के तरफ जा रहे हैं और हमारा जो आकाशगंगा है वो भी चारों तरफ फैल रहा है। तो एडविन हब्बल द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। जल का हिमांक कितना डिग्री है, तो देखिए जल का हिमांक आप सभी को पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। और जो जल है जो आपका सबसे ज़्यादा कम आयतन कब लेता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे कम आयतन लेता है, तो ये भी आपने याद रखना है। देखिए जहाज़ों के निर्माण और संचालन किस पर आधारित होते हैं, तो जो जहाज़ों का निर्माण और संचालन यानी चलना किस पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। और आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था कि जल में जो है किसी वस्तु को अंशतः या पूर्ण रूप से अगर डुबोया जाए तो वो जो वस्तु है अपने द्वारा हटाए गए तब तक तैरती रहेगी जब तक वह अपने द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर हो, तो वो वस्तु कभी नहीं डूबेगी। तो इसी पे जो है आपका जहाज़ों का निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज़ों के भार के बराबर होता है, जिसके कारण वो नहीं डूबती। कौन सा एक सदिश राशि है, सदिश राशि बोले चाहे स्केलर बोले, तो ये दोनों ही आपने याद रखना है। तो देखिए कौन सा सदिश राशि है पूछ रहा है, तो जो वेग है ये आपका जो है सदिश राशि है, सॉरी सदिश का मतलब हो गया वेक्टर। वेक्टर जो है कौन सी है, वेग है, जबकि गति, तापमान और घंटा यानी टाइम जो है ये स्केलर है। अच्छा, आप पूछिए कि वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है, तो जो वेग है, वेग में जो है आपका डायरेक्शन भी होता है, साथ ही साथ पोटेंशियल भी होता है, यानी वेग किस दिशा में जा रही है ये भी महत्वपूर्ण है। जबकि गति में जो है दिशा नहीं होती, तापमान का कोई दिशा क्या होगा, कोई दिशा नहीं होता है, और समय का भी कोई दिशा नहीं होता है, बस ये तो क्वांटिटी होती है कि 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, जबकि वेग में दिशा होती है। आप समझ रहे होंगे। कौन सा जायद फसल है, जायद मौसम में उगाई जाती है, तो जायद का मतलब है क्या, पहले ये समझते हैं। तो देखिए रबी की फसल और खरीफ की फसल जो होती है उसके जो बीच का समय होता है उसे ही जायद कहते हैं। तो इसमें से जायद फसल कौन है, तो जो तरबूज है ये आपका जायद फसल है। तो याद रखना है, आपका प्रीवियस में पूछा गया था, एनटीपीसी का प्रश्न था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और जब आप इन प्रश्नों को करने जाइएगा, करके जाइएगा एग्जाम में, तो ये प्रश्न आपको अपने एग्जाम में भी मिलेंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही आपके कुछ प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक